इस टॉपिक पे हमने मोस्टली सारे पीवाईक्यूज कर लिए। कुछ थोड़े सर्कुलर मोशन वाले बाकी है। वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, जैसे कल हमने एक एक क्वेश्चन तो किया था, और बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो, A and B walk around a circular park. They start at 8 a.m. from the same point in the opposite direction. ठीक है, एक कोई सर्कुलर पार्क है, किसी एक फिक्स पॉइंट से, पॉइंट P से A एंड B वॉक करते हैं, और वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अज्यूम कर लो A इधर जा रहा है और B इस साइड में जा रहे हैं। A एंड B वॉक A एंड B वॉक एट a स्पीड ऑफ 2 राउंड्स पर आवर। ये किस स्पीड से चलता है? 2 राउंड्स पर आवर, 2 राउंड्स पर आवर। और बी है वो 3 राउंड्स पर आवर। यानी कि ए 1 घंटे में 2 राउंड लगाता है, और बी 1 घंटे में 3 राउंड कंप्लीट करता है। हाउ मेनी टाइम सेल दे क्रॉस ईच अदर? मतलब क्रॉस ईच अदर मतलब कब, कितनी बार वो आपस में टकराएंगे, यानी मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पे। मान लो इस पॉइंट पे वो दोनों मिल जाएंगे, ए यहाँ से आ रहा होगा, बी इस साइड में जा रहा होगा, तो यहाँ मिल जाएंगे। ऐसे उसमें पूछा है कि वो 8 बजे से लेके और 9:30 बजे तक, आफ्टर 8 AM, 8 AM के बाद से लेके बिफोर 9:30 PM। यानी कि 8 AM के बाद में, 8 AM वालों को काउंट नहीं करना है, इसके बाद को काउंट करना है। 8 AM पे तो उन्होंने स्टार्ट किया, तो यहाँ तो मिले मिले ही होंगे। और 9:30 से पहले कितनी बार मिले हैं वो हमें बताना है। ये 16 वाला क्वेश्चन है, और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार आए हैं। 25 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, इससे पहले भी एक तो आए हुए हैं सर्कुलर मोशन पे, सेम ही टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देखो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ए इस साइड में है, मूव कर रहा है, और बी प्लस हो जाएगी इस सर। साइड। तो ऐड हो जाएगी, कितनी होगी? 2 + 3, 5 राउंड्स पर आवर। यानी कि 1 घंटे में 5 राउंड्स। ठीक है, तो आप बताओ एक राउंड कितनी देर में लग रहा होगा? 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। तो एक राउंड में 12 मिनट, है ना? 5 में 60 मिनट है, तो एक में 12 मिनट। तो हर 12 मिनट बाद वो आपस में मिलते हैं। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये हुआ कि मैं एक को 0 मान लूँ, दूसरे को 5 की स्पीड से रखूँ, 5 राउंड पर आवर। ठीक है, तो हर 12 मिनट के बाद में वो आपस में क्रॉस करते हैं, यानी आपस में मिलते हैं एक दूसरे को। तो मान लो पहली बार वो 8-12 पे मिले होंगे, 8 के बाद में, 8 तो स्टार्ट ही किया होगा, तो 8-12 पे मिले होंगे, 8-24 पे, 8:36 पे, 8:48 पे, 9 पे। यानी कि 1 घंटे में 5 राउंड हो गए ना। फिर ये 9:12 पे और 9:24 पे, तो 7 राउंड हो गए टोटल। वैसे भी देख लो, 1 घंटे में 5 राउंड है, और टोटल ये कितना टाइम है? 1.5 घंटे का टाइम है। तो डेढ़ में कितने होंगे? एक में 5 हो गए, तो आधे में 2.5 होंगे, तो डेढ़ में 7.5 राउंड्स। ये हाफ वाला काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें मिलेंगे नहीं, वो हाफ हाफ के रहेंगे। तो होल नंबर होगा वो 7 राउंड होंगे। और ऐसे करके देखोगे तो भी 7 राउंड है। तो वो कितने कितने बार मिलेंगे? 7 बार आपस में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, 8 बजे के बाद में और 9:30 से पहले। यानी कि इतनी बार वो मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? नो। नो सर। है ना? ऐसे ही क्वेश्चन आए, आप एक बार इस
25 वाला करके देखो लास्ट में जो इसी साल आया है। 25 का एक क्वेश्चन तो हमने कल कर लिया था, ये वाला करके देखो, सेम क्वेश्चन है सेम। लैंग्वेज तो थोड़े डेटा अलग हो सकते हैं। पी एंड क्यू वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। सॉरी, ये सर्कुलर ट्रैक। P and Q walk along a circular track. They start at 5 a.m. from the same point. मान लो कोई भी पॉइंट है, ए पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो P इधर चल रहा है, Q मान लो इधर चलता है। P walks at an average speed of 5 rounds per hour. P की स्पीड क्या है 5 राउंड्स पर आवर, और Q की स्पीड क्या है 3 राउंड्स पर आवर। सेम क्वेश्चन है देखो, 16 में आया था, 25 में रिपीट हो रहा है। थोड़ी ये डेटा लग दे रखे हैं बस। हाउ मेनी टाइम्स दे विल क्रॉस ईच अदर, सेम क्वेश्चन है। टाइम क्या है, 5 बजे स्टार्ट किया बट पूछा कहाँ से, 5:20 से 7 के बीच में कितनी बार आपस में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। तो डेफिनेटली आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 8 राउंड पर। +3, 8 राउंड्स पर आवर। ठीक है, यानी कि 60 मिनट में 8 राउंड्स लग रहे हैं उनके। तो 1 राउंड में कितना टाइम लगेगा 60 मिनट में, तो 1 राउंड में 60/8, 15/2, दैट इज 7.5 मिनट्स। ऐसे मान लो 15 मिनट में 2 राउंड लग रहे हैं, ऐसे मान लो, यानी 7.5 मिनट में 1 राउंड लगा रहे हो। तो 5:20 से स्टार्ट करना। ध्यान यहाँ थोड़ा सा अलग क्या है, यहाँ 5 AM लिखा है, यहाँ 5:20 पूछ लिया इन्होंने, वो थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते टाइम। जल्दबाजी में कई बार हम ये देखते नहीं है। पीछे वाले क्वेश्चन में सेम लिखा था, 8 लिखा था, यहाँ भी 8 लिखा था। यहाँ देखो 5 बजे चलना स्टार्ट किया, 5 बजे चलना स्टार्ट करेंगे तो 5:07 और 30 सेकंड पे 7.5 मिनट में एक बार फिर मिल लेंगे वो। 5 और 5:20 के बीच में तो 2 बार मिल लेंगे, बट उनको काउंट नहीं करना है क्योंकि इसने 5:20 के बाद पूछा है। मिलने को तो ये 15 मिनट में 2 बार मिल रहे हैं, 15 मिनट में 2 बार मिलते हैं, और 5 और 5:20 के बीच में 20 मिनट हो जाती है, तब तक वो 2 बार मिल लेते हैं, बट वो नहीं काउंट करना है क्योंकि हमें काउंट कहाँ से करना है, 5:20 से 7 के बीच में। तो अब देखो, आप मान लो काउंटिंग तो हम यहीं से करेंगे, 5 बजे स्टार्ट किया होगा तो 5:15 पे वो मिल लेंगे 2 बार। मैं 15 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये 7.5 है ना, ये पॉइंट वाला झंझट मिटा रहा हूँ। तो 7.5 मिनट में 1 बार, 15 मिनट में 2 बार, मैं सीधा 2-2 का करके चल रहा हूँ। 5:30 पे वो मिलेंगे 4 बार, 5:45 पे वो मिलेंगे 6 बार, ऐसे ही हमें चलते जाना है। तो 6 बजे कितनी बार मिलेंगे, वो 8 बार, 6:15 पे 10 बार, 6:30 पे 12 बार, 6:45 पे 14 बार, और 6-7 बजे तक कितनी बार मिलेंगे, 16 बार। ठीक है, अब देखो, हमें 5:20 के बाद से स्टार्ट करना, 5:20 के बाद वाले काउंट करने हैं। तो 5:20 के बाद वाले कितने हैं, तो कम हो जाएंगे। ये जो 5:15 वाले हैं वो कम हो जाएंगे दोनों, है ना। यहाँ पे तीसरा राउंड कब लगा होगा, 5:22 और 30 सेकंड पे लगा होगा ना तीसरा राउंड, क्योंकि 7:30 के बाद एक लग रहा है। तो ये 5:20 के बाद हो गया, तो ऊपर वाले हट जाएंगे दो, यहाँ से स्टार्ट होगा 5:22 वाला, और आगे बिटवीन 5:20 एंड 7 AM, 5:20 और 7 के बीच में पूछा है इन्होंने। तो क्या लास्ट वाला राउंड काउंट करेंगे हम,
यहाँ देखो 6:45 पे है 14वां राउंड, 6:07 ऐड करो 52 मिनट और 30 सेकंड पे होगा 15वां राउंड, और 7 बजे होगा 16वां राउंड। तो क्या ये लास्ट वाला राउंड काउंट होगा इसमें? मतलब आइडियली तो नहीं होगा, 7 सर, 7 AM वाला नहीं काउंट होगा सर। क्योंकि बिटवीन है ना कि इस टाइम के बीच में कितना हुआ, यस सर। तो हम ये भी काउंट नहीं करेंगे। तो कितने राउंड हो गए टोटल? दो ऊपर वाले हट गए थे, एक ही हट गया, 3 हट गया, तो 13 13। कितने? 13 बचे ना, तो 13 इसका आंसर होगा। मतलब ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं है, तो 13 आंसर होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन समझ में आया आपको? सर। सेम ही क्वेश्चन है भाई जो पिछला 16 में आया था, बस यहाँ पे टाइम इन्होंने थोड़ा अलग दे दिया। 5:20 से पूछा है ना कि 5 बजे से पूछा है, तो हमें उसी का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप और करके देखना, क्योंकि सर्कुलर मोशन के जो भी क्वेश्चन आ रहे हो सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ये हो गया था, ये हमने कर लिया। ये देखिए हम, तो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन हो गए, शायद एक और बचता था लास्ट। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आज ही खत्म कर देंगे। क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, हर साल क्वेश्चन आते हैं 2-3 उस टॉपिक के, तो पिछले 4-5 सालों से तो ज़्यादा ही आने लगे। 1 सेकंड पीडीएफ ढूंढ लेता हूँ। नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल कंपैरिजन एंड डिडक्शन। मतलब आजकल काफी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ उसके बाद आप समझोगे। टॉपिक का नाम ये है लॉजिकल कंपैरिजन एंड डिडक्शन। यानी कि कुछ आइटम्स दिए होंगे हमें, या कुछ पर्सन दिए होंगे जिनकी एज दी होगी, या उनको ऑर्डर दिया होगा, उनको वो कंपेयर करके हमसे पूछता है कि बताओ, मतलब कोई सिचुएशन दे देगा जिसमें वो उनका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, बहुत सारी कंडीशंस लगा देगा। फिर वो हमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, उसके एक या दो स्टेटमेंट्स भी गिवन हो सकते हैं कि बताओ ये दो स्टेटमेंट्स है, और फिर उनसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है भी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल कंपैरिजन। डिडक्शन मतलब गिवन कंडीशन से हमें अल्टीमेटली डिडक्ट करना है कि क्या अल्टीमेट आंसर होगा। आपको वो पीडीएफ दिखाता हूँ, एक से। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं काफी। If A is less than B, greater than C, less than D, greater than E, greater than F, equals to G, equal to H, इस टाइप के क्वेश्चंस 25 में एक ही आया था,
एक ये आया था 2, एक ये 3, मतलब एक ही साल में 3 क्वेश्चन आए हैं। फिर 24 में भी आए हुए हैं। 24 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं ऐसे, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, इक्वल टू। 25 में आ गए, 24 में आए, 23 में क्वेश्चन आए। देखो, ए प्लस बी मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, इस टाइप के क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट गिवन है, फिर ये कंक्लूजन है। तो पूछ रहा है कि गिवन कंडीशन से कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं नहीं कर सकते, और कौन सा कंक्लूजन कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते। 23 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 22 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 21 में भी आया हुआ है, 20 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। सो ये मैंने पिछले 4-5 सालों के लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों से ज़्यादा आने लगे हैं, पहले इतने नहीं आते थे। तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं, सारे एक ही टाइप के होते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स यूज होती है यहाँ पे। तो हम इनको करके देखते हैं आज। आज की क्लास में इस टॉपिक को खत्म भी कर देंगे। और भी क्वेश्चन होंगे आपके पास तो आप करके देखना, अगर डाउट होंगे तो हम वापस कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपने देखे होंगे ना, किसी ने एग्जाम पहले दिया होगा तो, और हो सकता है अटेम्प्ट भी किए होंगे। तो ये सिंबल के मीनिंग समझते हो आप, क्या है सिंबल का मीनिंग क्या है? सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो, ये देखो ये 25 में आया हुआ ये क्वेश्चन, आप अपन करते हैं आज। क्वेश्चन क्या है? इफ 4 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल टू 8। इस सिंबल का मतलब समझते हो? इन सिंबल का क्या मतलब है, क्या सेंस होता है? यस। जिस साइड में ओपन होता है इसका मतलब उसी साइड में बिगर नंबर लिखा होगा, बड़ा नंबर लिखा होगा। जिस साइड में क्लोज होता है ये ऐसे, इस साइड में क्या होगा, स्मॉल नंबर के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे 4 इज लेस देन x, इसका मतलब x बड़ा है, ये बिगर है, ये छोटा है, तो क्या बोलेंगे, इज लेस देन। तो 4 इज लेस देन x। और अगर ऐसे लिखा हो तो 4 इज ग्रेटर देन, 4 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, और इसके साथ में अगर ये साइन लगा हो ऐसे नीचे, इसका मतलब इक्वल टू, यानी कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 8, सॉरी 8 नहीं, x यहाँ पे लिखें, 4 इज लेस देन इक्वल टू x, और x ऐसे लिखा हो तो x इज लेस देन इक्वल टू 8। तो ये लिखा है। पहला क्वेश्चन, पहला कंडीशन क्या है, 4 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8, यानी x की जो वैल्यू है, इस x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 4 से 4 से 8। लेकर 8 तक है, और उसमें 4 और 8 दोनों इंक्लूड है। इक्वल टू का क्या मतलब है, उसमें 4 भी इंक्लूड है, क्योंकि वो 4 के इक्वल भी हो सकता है और 4 से बड़ा भी हो सकता है, 8 के इक्वल भी हो सकता है, 8 से छोटा भी हो सकता है। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब और भी वैल्यू हो सकती है। हम तो ये इंटीजर मान रहा हूँ, 4.5 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है, जो भी वैल्यू हो सकती है वो 4 और 8 के बीच में होगी। 4 और 8 दोनों उसमें इंक्लूड है। y की वैल्यू क्या है, 2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 7, मतलब y की वैल्यू 2 से 7 के बीच में है, जिसमें 2 भी इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड है। अब बताओ, अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब x भी सबसे बड़ा हो, मतलब इस रेंज में x को सबसे बड़ा ले लूं, x को भी सबसे बड़ा ले लूं और y को भी सबसे बड़ा ले लूं, तो x और y को जोड़ूंगा तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो क्या ये पॉजिटिव नंबर है, इधर भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव्स को जोड़ूंगा, जितने बड़े दो नंबर को जोड़ूंगा उतना ही बड़ा उनका रिजल्ट आएगा। ये तो समझते हो आप। हाँ तो जी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या हो सकती है, x की आप मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकती है, y की मैक्सिमम क्या हो सकती है 7। 7, तो मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम ऑफ x प्लस वाई कितना हो गया 15। 15 या 15।
टू मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू लिखनी है हमें। अब बताओ मिनिमम वैल्यू में लिखूंगा तो क्या होना चाहिए, ये संख्या कब छोटी होगी कि मैं x को तो सबसे छोटा ले लूं, पहले से ही स्मॉल ले लेता हूँ, और y का सबसे बिग नंबर ले लेता हूँ। तो मैं छोटे में से इसके सबसे छोटे में से इसका सबसे बड़ा घटाऊंगा तो वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। वैसे तो क्या होगा, आप x माइनस वाई करके देखो, इसका मैं 8 लूँ इसका 7 लूँ तो 8 माइनस 7 हम्म 1 हो सकता है, हम्म, इसका 4 लूँ इसका 2 लूँ तो क्या होगा, 4 माइनस 2 2 हो सकता है। बट ये कोई मिनिमम नहीं है, कोई मैक्सिमम नहीं है, हमें नहीं पता। बट मिनिमम कब होगा, जब मैं ये सबसे छोटा ले लूँ, इस सबसे छोटी संख्या में से इसकी मैं सबसे बड़ी संख्या घटा दूंगा। अगर मैं इसके स्मॉल में से इसके बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, घटाऊंगा, तो जो भी नंबर आएगा वो इस रेंज में मिनिमम ही होगा। yes sir। तो एक्स की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, 4। हम्म, एक 4 से छोटा नहीं हो सकता, एक्स है वो 4 से बड़ा है या फिर 4 के बराबर है, सबसे छोटी संख्या तो उसकी 4 ही हो सकती है। और वाई का सबसे बड़ा ले लो आप, तो वाई 7 से बड़ा नहीं हो सकता, तो वाई की सबसे बड़ी वैल्यू मैंने 7 ले ली, तो 4 में से मैं 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा, -3। माइनस। इससे छोटा नंबर नहीं आ सकता, देख लो, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, कुछ भी लोगे आप, इसका 7 लोगे इसका 2 लोगे तो 5 आ जाएगा। बट -3 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उन्हें पहले से इसको सबसे छोटा ले रखा है, इसको सबसे बड़ा ले रखा है, बाकी जो भी नंबर होंगे वो इनके बीच में आएंगे। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई है। तो रेशियो क्या होगा, -15। मैक्सिमम माइनस -3 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, मैक्सिमम एक्स प्लस वाई, कितना आ गया, -5। -5 आएगा, तो -5 आंसर में नहीं है, तो क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। यस सर। यस सर। ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2019 में भी आया है, जो मैं इंक्लूड करना भूल गया इस पीडीएफ में। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, आप करोगे तो देखना आप। मैंने क्या आज की क्लास में खत्म करना था, इसलिए रिसेंट वाले कुछ क्वेश्चन लिए, बाद में कोई टाइम होगा तो अपन सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलो अभी इसको भी देख लेते हैं। ये 25 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन सी, लेस देन डी, ग्रेटर देन ई, लेस ग्रेटर देन एफ, ऐसा कुछ किया हुआ है। देन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई, ये लिखा है कि बी हमेशा, इसका क्या मतलब है, बी हमेशा क्या है, ई से बड़ा है, बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई, इक्वल भी नहीं है, हमेशा बड़ा ही है उससे। इसके लिए मैं इतना ले लेता हूँ, इतना ही सफिशिएंट होगा ये वाला पोर्शन। बी और ई दोनों आ गए ना इसमें, ये पूरा पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है। देखो आप इस इतने वाले पोर्शन को सोल्व कर लो। बी सी से बड़ा है, सी डी से छोटा है, ये लिखा है सी लेस देन डी, और डी है वो ई से बड़ा है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि क्या मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूँ। यस। मतलब ये वाला इतना इतना पार्ट हमारा रिलेवेंट है भाई, ये पूरा मैं लिख सकता हूँ, ये लेस देन की ए का कुछ पूछा नहीं इसने, बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई लिखा हुआ है। अब तो बी सी से बड़ा है, हमको पता रखा है, बट सी है वो डी से छोटा है, सी इज लेस देन डी है, सी इज लेस, ये साइन देखो चेंज होता है। तो मेरे पास बी और ए के बीच का कोई रिलेशन थोड़ी है यहाँ पे, ये बीच में लेस देन का साइन आ गया तो हम बी और ए का कोई मैं लिंक नहीं बता सकता। आपको एग्जांपल लेके देख लो, वैसे तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि ये गलत है पहला स्टेटमेंट, क्यों है, कोई लिंक ही नहीं है बी और ए के बीच में, साइन चेंज हो रहा है, लेस देन ग्रेटर देन चेंज हो रहा है, सेम साइन होते तो मैं बता देता कि हाँ ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। ठीक है, आप एग्जांपल लेके देखो, जैसे
दो एग्जांपल लेता हूँ चलो। बी की वैल्यू 6 लो, सी 5 लेके देखो, डी 10 लेके देखो, ये 9। ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आंसर डायरेक्ट निकल जाता है यहाँ से, क्योंकि बी ये वाला साइन बीच में आ गया ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। मैं क्लियरली नहीं बोल सकता कि बी ई से बड़ा है। अगर यहाँ भी ग्रेटर देन होता तो फिर बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, डी ई से बड़ा है, तो डेफिनेटली बी ई से बड़ा होता। बट ये साइन आ गया बीच में, बी सी से तो बड़ा है बट सी डी से छोटा है, और डी वापिस ई से बड़ा है, तो मैं कैसे कह दूँ कि बी ई से बड़ा है। अब ये वाला मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया आपके सामने, इसमें देखो डी क्या है 6 और सी क्या है 5 है, तो बी सी से बड़ा है, ये कंडीशन सही है। सी है वो 5 है, डी 10 है, तो सी डी से छोटा है, ये वाली कंडीशन भी सही है। डी देखो क्या है, डी है अपना 10 है, ये क्या है 9 है, तो डी ई से भी बड़ा है, ये वाली कंडीशन भी सही है। अब देखो आप बी और ए में क्या संबंध है, बी 6 है, ए 9 है, तो बी तो ए से क्या है छोटा है, तो ये तो नहीं हो गया ना, ये तो गलत हो गया। मतलब जब ये वाला साइन बीच में आ गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर ऐसा होता ना बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन ई, तो मैं पक्का कह देता कि हाँ भाई बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, डी ई से बड़ा है, तो डेफिनेटली बी है वो ई से भी बड़ा होगा। यहाँ पे बीच में साइन ये आ गया लेस देन का, उल्टा साइन आ गया। तो मैंने देखो इस एग्जांपल में देखो अपने पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी सेटिस्फाई हो रही है, तीसरी भी सेटिस्फाई हो रही है, उसके बावजूद ये सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, पहला स्टेटमेंट है ऑलवेज नहीं हो सकता, कुछ कंडीशन में हो सकता है ऐसा हो जाए। जैसे आप एग्जांपल ले, एक अलग एग्जांपल लेके देखो, कुछ भी ले लो, आप बी को 10 ले लो, मैं तो 3 से बड़ा लेके देखो बी को एक बार, ई को आप 7 लेके देखो, सी को, सी क्या है बी से छोटा है तो 5 लेके देखो, और डी क्या है सी से बड़ा है तो इसको 8 लेके देखो। मैं इनको देख के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आप देखो बी ग्रेटर देन सी 10 5 ये सही है, सी लेस देन डी ये भी सही है, डी ग्रेटर देन ई डी है वो ई से बड़ा है ये भी सही है, और बी देखो क्या है ई से बड़ा है तो बी ग्रेटर देन ई। इस केस में ये सही हो गया, बट ऑलवेज नहीं है ये, कुछ कंडीशन में सही भी हो सकता है, कुछ में गलत भी हो सकता है। ऑलवेज इसलिए नहीं है कि बीच की ये कंडीशन ना वो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है, उससे हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि भी हमेशा ई से बड़ा हुआ, क्योंकि बीच में एक साइन है वो लेस देन का भी आ गया है। तो आपको पहला स्टेटमेंट समझ में आया? Yes. यस आप सर। बता सकते हो ना कि आप मतलब बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई नहीं होगा, क्योंकि एक सिंबल यहाँ पे बीच में प्रॉब्लमेटिक है। अब दूसरा देखो, दूसरा ये कंडीशन भी आप देख लो ध्यान से, हमसे पूछा है एस इज ऑलवेज लेस देन वी, अपन इतना ही लेते हैं क्योंकि एस और वी इसमें आ गए, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, तो क्वेश्चन को लंबा करने के लिए और टाइम कंज्यूम करने के लिए दिया हुआ है। बात हो रही है एस और वी के बीच में, तो एस और वी का हमने इक्वेशन ले लिया, एस इक्वल्स टू टी लेस देन इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू वी, एस इज ऑलवेज लेस देन वी, ये लिखा है। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन है, इसकी तरह मैं 3 टुकड़ों में तोड़ता हूँ इसको, एस इक्वल्स टू टी, टी लेस देन यू, यू इक्वल्स टू वी। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, यानी कि एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। पहली देखो एस इक्वल टू टी है, तो मैं टी की जगह लिख सकता हूँ, इसका मतलब इसमें रखे देखो टी की जगह, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, इक्वल का मतलब मैं वैल्यू एक्सचेंज कर सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं टी रख के देखूँ और टी की जगह एस रख देता हूँ, तो ये हो गया एस लेस देन यू, और यू क्या है इक्वल्स टू वी है, तो मैं यू की जगह वी रख सकता हूँ ना, इक्वल साइन होता है तो इसका मतलब मैं वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ, डी एस टी के बराबर है तो टी की जगह एस लिख देता हूँ, यू वी के बराबर है तो यू की जगह मैं वी रख देता हूँ। अब इस वाले में रखो यू की जगह वी, तो मेरे पास ये सिंबल आ गया, एस इज लेस देन इक्वल टू वी, और क्या दिया हुआ है एस इज ऑलवेज लेस देन वी। अब बताओ ऑलवेज लेस देन है क्या? Sir. No. ये निकाल के है, ऑलवेज लेस देन नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ पे क्या है साथ में, एस इज लेस देन वी है, बट कभी Equal. कभी इक्वल भी है, एस इज लेस देन इक्वल टू वी है, ऑलवेज लेस देन नहीं है।
सिंपली लिखा होता है ना एस इज लेस देन वी तो सही हो जाता है स्टेटमेंट, एस इज लेस देन वी है, मतलब एस इज लेस देन इक्वल टू वी है, ऑलवेज लेस देन नहीं है। ये समझ में आया आपको? यस सर। Yes. तो इसका क्या होगा आंसर? नाइदर वन नॉट टू, करेक्ट तो दोनों ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आने लगे हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एग्जाम के हिसाब से कम टाइम लगता है इनमें। क्या हुआ? इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, सिंपल क्यों लेके चलता हूँ मैं आपको। चलो ये करते हैं पहले 20 वाला, सिंपल वाला करते हैं। Two statements S1 and S2 are given below with regards to four numbers PQ, RS। भाई ये स्टेटमेंट वन दिए हैं, फिर क्वेश्चन गिवन है, फिर आगे वो सेम स्टेटमेंट है। R is greater than P, R is greater than P as well as Q, as well as Q मतलब R P से भी बड़ा है और साथ के साथ R Q से भी बड़ा है, ये स्टेटमेंट वन कहता है। स्टेटमेंट टू क्या कहता है? S is not the largest one, S is not largest one, S सबसे बड़ा तो नहीं है, तो R चार नंबर है, S सबसे बड़ा नहीं है और R है वो P से भी बड़ा है, Q से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा कौन होगा? R है वो P से भी बड़ा है, Q से भी बड़ा है, S सबसे बड़ा नहीं है, ये गिवन है। R ही स्टेटमेंट टू बड़ा। में R बड़ा। क्वेश्चन क्या पूछा है? अमंग फोर नंबर्स विच वन इज द लार्जेस्ट, तो विच वन इज द लार्जेस्ट? R। बट इसके लिए हमने दोनों स्टेटमेंट यूज किए हैं, ध्यान देखो, आप ध्यान से देखो। सेकंड स्टेटमेंट ने ये बोला है एस इज नॉट लार्जेस्ट वन, पहले स्टेटमेंट में हमें एस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं अकेले एस वन से तो नहीं कह सकता कि आर सबसे बड़ा है, क्या पता एस सबसे बड़ा हो। स्टेटमेंट टू ने भी ये बात साथ में बोली है, एस टू इज नॉट लार्जेस्ट वन। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? एस वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्या एस वन से पता लग रहा था कि आर सबसे बड़ा है? नहीं एस वन से सर। तो इतना ही पता लगा कि आर पी से बड़ा है, आर क्यू से बड़ा है, बट एस का बारे में कुछ नहीं लिखा था, तो मैं नहीं कह सकता एस वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो नहीं भाई, एस वन अलोन, एस टू अलोन कहाँ सफिशिएंट? एस टू में इतना लिखा है एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन, उससे ये थोड़ी पता लगता है आर सबसे बड़ा है। अच्छा। S1 and S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 alone nor S2 alone is sufficient to answer the question. तो सी आंसर हो यस। गया। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। काफी बच्चे क्या करते हैं, वो एग्जाम के टाइम में उनको लगता है कि यार ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो बहुत टफ होते हैं, इसलिए वो स्किप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ये देखो, ये 20 में भी ये क्वेश्चन आया है, 20 में फिर से क्वेश्चन आ गया, और ओवरऑल पूरे पेपर में भी आजकल ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। हमने जितने भी टॉपिक पीछे किए उनमें तो सारे किए ही हैं, ये थोड़े से अलग है जो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते। ये इनका अलग ही टॉपिक है ना, लॉजिकल कंपैरिजन एंड डिडक्शन। इस टॉपिक से पहले क्वेश्चन आते नहीं थे, आजकल पूछने लगे। तीन स्टेटमेंट गिवन है, फिर एक क्वेश्चन गिवन है, फिर हमें बताना है कौन सा सफिशिएंट है, कौन सा सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट वन क्या कहता है? क्वेश्चन देखो क्या है, हु अमंग ए बी सी डी इज यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन सा इन चारों में से, वो बताना है। सी इज यंगर देन डी, सी इज यंगर देन मतलब सी छोटा है डी से, ठीक है, बट ओल्डर देन ए एंड बी, सी है ए से भी बड़ा है और सी बी से बड़ा है, ये हमें स्टेटमेंट वन कहता है। स्टेटमेंट टू क्या कहता है? डी इज ओल्डेस्ट, डी सबसे बड़ा है भाई। तो डी क्या है इन दोनों स्टेटमेंट से? देखो क्या है, डी सी से भी बड़ा है, यहाँ से पता लग रहा है डी सबसे बड़ा है, इसका मतलब डी तो सबसे आगे आएगा। सी ए से भी बड़ा है और सी बी से बड़ा है। अभी तक हमें ए और बी के बारे में नहीं पता कि इनमें से कौन बड़ा है। सबसे बड़ा पूछता तो मैं बता देता डी इज ओल्डेस्ट, तो स्टेटमेंट टू से पता लग जाता। ए इज द ओल्डर देन बी, स्टेटमेंट थ्री क्या बोलता है?
ए है वो बी से ओल्डर यानी ए बी से बड़ा है। तो अब मैं बना सकता हूँ ऐसे, डी सबसे बड़ा है, ये लिखा है स्टेटमेंट 2 में, डी इज ग्रेटर देन सी, डी सी से बड़ा है, सी ए से भी बड़ा है, और यहाँ लिख रहा है ए बी से भी बड़ा है। अब मैंने ये चारों का ऑर्डर बना लिया। अब मैं बता सकता हूँ यंगेस्ट कौन है, डी है ना यंगेस्ट। Yes, sir. B. अब देखो कौन से स्टेटमेंट से आंसर निकला है। S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। S1 ने हमें ये जानकारी दे दी थी, ये वाली जानकारी, B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। S1 ने हमें ये तो बता दिया था कि D बड़ा है सबसे, बट A और B के बारे में नहीं बताया कि A और B में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यंगेस्ट की तो जानकारी मुझे स्टेटमेंट 1 से नहीं मिल पाई ना, क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो ये इतना ही बनता है, डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। ए और बी का मुझे नहीं पता बी पहले आएगा ए पहले आएगा, दोनों सी से छोटे हैं, ए और बी दोनों सी से छोटे हैं, बट इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है वो नहीं पता। भी क्या सी ए बी ऐसे बनेगा या फिर सी बी ए ऐसे बनेगा। स्टेटमेंट 1 से मुझे ये कंफ्यूजन था कि सी तो बड़ा है, ए से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है, बट ये दोनों आपस में क्या लिंक है वो नहीं गिवन नहीं था। तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट नहीं है। क्या स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर सफिशिएंट है? स्टेटमेंट 2 ने वही No, बात sir. बोली है जो स्टेटमेंट 1 में पहले से गिवन है, ए बी का तो है, इसने भी नहीं बोला। क्या स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों, 2 और 3 ये दोनों सफिशिएंट है, 2 और 3 ये दोनों मिलके, कि डी सबसे बड़ा है ए बी से बड़ा है। भाई No, इसमें तो सी का कुछ नहीं गया, क्या पता सी सबसे छोटा हो। S1 एंड S3 टुगेदर आर सफिशिएंट। क्या S1 और S3 दोनों सफिशिएंट है? S1 से मेरे पास ये आ गया, S1 से मेरे पास ये आ गया, और S3 ने मुझे बोल दिया कि इन दोनों में से भी ए बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है। तो S1 और S3 दोनों yes, sir. सफिशिएंट है, Yes. क्योंकि S2 ने तो वही बात बोली है जो S1 ने पहले ही बोल रखी है, वो तो S1 में पहले से इंक्लूड है, डी बड़ा है। तो आंसर डी है, यानी S1 एंड S2 ओनली टू स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये इजी क्वेश्चन है, Sir. 20 में दोनों ही, तो 20 में दोनों ही क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले इजी आए थे। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी करने हैं एग्जाम में। ये 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है सी सेट में, तो 5 नंबर के क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाते हैं। ये देखो 20 में ऐसा क्वेश्चन आया, फिर 21 में भी सेम ही क्वेश्चन आया हुआ है। 21 में देखो क्या है, स्टेटमेंट 1 है ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर देन ईच ऑफ बी, यानी कि दोनों में से ए और डी दोनों प्रत्येक से, बी सी एंड ई एफ से, बट नन ऑफ देम इज द हेवीएस्ट। ए और डी में से ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर, ए किससे हैवी है, बी से भी है, ई से भी है, और एफ से भी है, और क्या है, डी क्या है, बी से भी है, ई से भी है, और एफ से भी। ईच ऑफ ए एंड डी मतलब ए और डी प्रत्येक इज हेवियर देन ईच ऑफ बी सी एफ, बी ई एफ सबसे हेवियर है, बट ए और डी नन ऑफ देम इज द हेवीएस्ट। ना तो ए हेवीएस्ट है ना डी हेवीएस्ट, मतलब हाईएस्ट नहीं है ये। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, ए इज हेवियर देन डी। अब ये बोल दिया कि ए डी से हेवी है, ए है वो डी से हेवी है, बट ए क्या है, सी से लाइटर है, तो सी हेवी है। ए इज लेस देन सी है, ए इज ग्रेटर देन। हु इज द हेवीएस्ट अमंग द ए बी सी डी ई, ये बताना। आप इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके मैं क्या बता सकता हूँ, ए बी से बड़ा है, ए ई से बड़ा है। किसी का माइक ऑन है शायद ना, मतलब कुछ आवाजें आ रही। ए बी से बड़ा है, ए ई से बड़ा है, ए एफ से बड़ा है, ए डी से भी बड़ा है, बट ए सी से छोटा है। अपने पास तो ए बी सी डी ये 5 ही तो है, ए सी से छोटा है, बाकी ए बी डी ई एफ चारों से बड़ा है। ए सी से छोटा है तो सी बड़ा होगा ना ए से, और ए डी से बड़ा है, डी है वो बी से बड़ा है, डी है वो ई से भी बड़ा है, और डी है वो एफ से भी बड़ा है। तो ये तो पता लग गया सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है,
ये सबसे C. छोटे का नहीं पता लगा क्योंकि ये मिक्स हो रखा है, पर सबसे बड़ा तो सी है ना। सी है सर। Yes, sir. तो हेवीएस्ट पूछा है तो सी हेवीएस्ट निकल गया, हमारा आंसर तो निकल गया। अब बताओ कि स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन में तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन थी, मुझे ना तो स्टेटमेंट वन में तो इनफैक्ट सी है ही नहीं, आंसर में सी है बट स्टेटमेंट में सी है ही नहीं। सी नहीं है और ए और डी का रिलेशन भी नहीं है। बताओ। Not sufficient. और स्टेटमेंट टू में तो ए और डी के बारे में और सी के बारे में गिवन है, तो इसमें बी सी और ई एफ वो सब नहीं गिवन है, बट मैं दोनों स्टेटमेंट का यूज करके आंसर निकाल पाता हूँ। बट क्वेश्चन देखा आपने, इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी और डी पढ़ो एक बार दोनों। सी कहता है बोथ स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट डी बोलता है नाइदर स्टेटमेंट वन अलोन नॉर स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ना तो स्टेटमेंट वन अकेला ना ही स्टेटमेंट टू अकेला सफिशिएंट है, दोनों की सहायता जरूरत पड़ेगी। और स्टेटमेंट सी भी ये बोलता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें दोनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं? सी और डी का एक ही मीनिंग है। हाँ जी। Yes. यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल आंसर के में दोनों आंसर दिए थे इसके, सी और डी। आप 21 के आंसर की देखना, उसमें 39 क्वेश्चन देखना ए में, सेट ए में, उसके दोनों आंसर है सी और डी, क्योंकि गलती से उन्होंने दोनों स्टेटमेंट सेम लिख दी। जैसे क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये तो चलो उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। Yes. ठीक है, मतलब ये सारे क्वेश्चन सेम ही टाइप के होते हैं। ये 24 वाला देख लो आप, मतलब रिसेंट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने लगे, ज्यादा आने लगे। क्या लिखा है? इफ पी मीन्स ग्रेटर देन क्यू। पी का क्या मीनिंग है? इफ पी मीन्स, अच्छा पी का मीनिंग है ग्रेटर देन, इफ पी मीन्स ग्रेटर देन। क्यू का मीनिंग क्या है? क्यू मीन्स लेस देन, लेस देन। ये क्वेश्चन को कंप्लीट करने का तरीका होता है। ये लिखा इससे बेटर यहाँ पे पी एस इनकी जगह लिख देते हैं। आर मीन्स नॉट ग्रेटर देन, आर का मतलब नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? या तो छोटा या इक्वल है। कोई चीज आपको बोल दिया कि वो बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? या तो वो छोटा है या फिर इक्वल है। नहीं, लेस देन और इक्वल टू लिख सकता हूँ ना उसको। Yes. एस का क्या मतलब है? एस मीन्स नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, इसका मतलब क्या हुआ? या तो बड़ा है या फिर इक्वल है, ये भी लिख देख सकता लो। हूँ ना। Yes, sir. टी, टी का मतलब इक्वल, टी का मतलब इक्वल। अब देखो इन्होंने क्या कॉम्प्लिकेटेड किया है काम को। इसको देखो आप, टू एस, एस की जगह एस की वैल्यू रखो आप सीधी, पहले बाद में समझ में आएगा आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। टू एक्स, एस की जगह क्या है? एस क्या है? नॉट लेस देन इक्वल है ना। नॉट लेस देन तो मैं क्या लिखूंगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये सिंबल लिख दिया 3y। पहले सिंबल लिख लो एक बार। एंड 3x, टी का क्या मतलब है? बराबर है 4z। ये समझ में तो आ रहा है ना मैं लिख रहा हूँ जो ये। यस सर। Yes. ये एस, एस और टी को इन्होंने कॉम्प्लिकेट करने के लिए उनको ऐसे डिफाइन कर रखा है पहले। एस ये है, क्यू ये है, ये सारी इनकी वैल्यू लिख रखी है। इसने बोला कि इफ दिस एंड दिस, यदि ऐसा और ऐसा हो तो ये होगा। ये क्या है? इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9y। पी की क्या मतलब? पी ग्रेटर देन 8z। बोला कि अगर ऐसा और ऐसा होगा तो इसका मतलब ये होगा। अब ऐसा और ऐसा इनको करके देख लेते हैं। बी इक्वल का निशान है तो यहाँ से तो आंसर क्या चाहिए? मैं वाई और जेड में, तो मैं एक्स को हटा देता हूँ यहाँ से, एक्स की जगह क्या लिख दूँ? 4z/3 लिख सकता हूँ ना।
क्या एक्स की जगह 4z/3 लिख सकता हूँ? Yes. ठीक है, तो इसमें रखो फिर एक्स की जगह 2x क्या होगा, 2 गुणा 4z/3 एक्स की जगह रख दिया मैंने, एक्स की जगह ये वैल्यू रख दी, बाकी ग्रेटर देन है, ये 3y है, ये क्या हुआ 8z/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, तो ये क्या हो गया 8z है वो ग्रेटर देन है किसके लिए, इधर गुणा में हो जाएगा 9y, तो ये क्या है हमारा, यहाँ से क्या निकल गया हमारा 9y है वो लेस देन इक्वल्स टू 8z है, ये देखो 9y क्या है, यानी 8z है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9y, तो इसको उल्टा इसलिए सकता हूँ 9y इज लेस देन इक्वल टू 8z, ये मुंह की साइड में खुला है 8z की साइड में खुला है, तो 8z बड़ा है, ये समझ में आया आपको यहाँ से? Yes. अब देखो अगर ऐसा और ऐसा है तो ये बनेगा, बट इसने क्या बोल रखा है, ये तो एकदम उल्टा बोल रखा है ना इसने, इसने बोला 9y इज ग्रेटर देन 8z, अपना आ रहा है 9y इज लेस देन इक्वल टू 8z, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत. गलत है, मतलब ये तो साफ साफ उल्टा है, एकदम परफेक्टली उल्टा है ये तो। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एक्स क्यू 2y, क्यू का क्या है लेस देन 2y, वाई आर का क्या मतलब है लेस देन इक्वल टू जेड, देन अगर ऐसा और ऐसा हो तो क्या होगा एक्स आर, आर ये है और जेड, ठीक है, इसने बोला ऐसा और ऐसा हो तो ये होगा, और यहाँ तो इक्वल का निशान था तो मैंने रख दिया, यहाँ पे इक्वल का निशान है नहीं, तो वैसे नहीं रख सकता मैं सीधा, तो इक्वेशन की फॉर्मेट में आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो, किसी की वैल्यू रख लो, वाई की 2 रख लो, जेड की 2 रख लो, जो भी रखना, कभी कभी मैं खुद फंसता था एग्जाम में तो मैं ऐसे वैल्यू रख के करता था, बट अभी मैं समझाता हूँ आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y इज लेस देन 2z, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड, अगर आप किसी भी साइड में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या ऐड करते हो तो इस साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इक्वल इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये तो कट जाएंगे ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापिस यही आ जाएगा, तो मैंने ये कर दिया 2y इज लेस देन इक्वल टू 2z, इससे ये समझ में आया आपको यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। अब मैं क्यों किया मैंने 2y, क्यों मुझे 2y बनाना चाह रहा था ऐसे, मतलब y को हटाना है मुझे, तो x और z में रिश्ता लेके आना है, अब देखो x इज लेस देन 2y गिवन है, और यहाँ से मैं 2y का कर लूँ, x इज लेस देन 2y, और 2y क्या है लेस देन इक्वल टू 2z, भी ये तो मैंने यहाँ से लिख दिया ये वाली लाइन, और ये है ही। एक लाइन में दोनों को लिख दिया, इससे मैं ये लिख सकता हूँ सिंपली, बीच वाले को स्किप करो क्योंकि दोनों साइन है वो सेम डायरेक्शन में है, स्किप करूंगा तो क्या होगा x इज लेस देन 2z आ जाएगा ना, x 2y से छोटा है, 2y और 2z से छोटा है, तो x तो 2z से छोटा होगा, Yes. और यहाँ पे क्या है x इज लेस देन इक्वल टू z, तो गलत है, वो तो गलत ही है, ये z गिवन है 2z है, आपको वैसे ना समझ में आए तो आप एक कोई वैल्यू रख के देख लो, y की जगह 1 रखो, 1 या 2 जो भी रखो, एक आप ऐसा कोई नंबर लो जो इनके बीच का हो, तो मैं देख के देखता हूँ, मतलब अपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो और ये सेटिस्फाई ना हो, ये नहीं हो रही क्योंकि यहाँ से तो नहीं हो रही, अगर आपको एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई ये ऐसा बन गया, ये ऐसा है, कैसे कंक्लूड करूंगा, तो आप वैल्यू रख के देख सकते हो, ऐसी वैल्यू रखो जो इन दोनों को तो सेटिस्फाई करती हो, ऊपर वालों को तो नीचे वाले को नहीं करती हो, वाई इक्वल टू जेड भी है ना यहाँ पे, तो वाई को 1 रख लो और जेड को भी 1 रख लो, तो वो इसको सेटिस्फाई कर लेगा, और एक्स को 1.5 रख लो, एक्स को 2 रख लो या 1.5 रख लो, ये 3 नंबर लेता हूँ तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है ना, 1.5 इज लेस देन 2,
और 1 = 1, बट ये देखो करती है क्या नहीं करती। क्या x की वैल्यू z से लेस देन है? x की वैल्यू 1.5 है, z की 1 है। ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, तो सीधा यहीं से कर सकते हो आप। ये एग्जाम में आपको ये ऐसी वैल्यू रखो जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती हो, वो इसको नहीं करती। इसको क्यों नहीं करती वो तो हमने यहाँ से भी निकाल लिया, बट आपको समझ में नहीं आया एग्जाम में, तो आप सीधा वैल्यू रख के भी कर सकते हो। ये आपको ऐसी एक कंडीशन ढूंढनी है जो सेटिस्फाई नहीं करता हो। अगर एक ही कंडीशन ले सेटिस्फाई नहीं करता हो तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे कौन सा स्टेटमेंट है, नाइदर वन नॉट टू। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? पहला स्टेटमेंट तो इजी था क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन दे रखा है तो हम इजीली पुट कर सकते हैं वैल्यू। दूसरे में इक्वल साइन नहीं है, बट आप अज्यूम कर लो इक्वल साइन का केस भी, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। मतलब अगर मैं इक्वल भी अज्यूम कर लूँ, y = z, y किसका z रखूँ, तो भी x < 2z होगा, और तो भी ये आंसर आता है। यहाँ पे एक केस में यहाँ पे इक्वल वाली वैल्यू अज्यूम कर लेते हो तो ये y = z होगा। y किसका z रखूंगा तो क्या आएगा, x < 2z आएगा। बट यहाँ क्या गिवन है, x < = z दी गिवन है, तो वो नहीं होगा कभी भी। समझ में आया आपको ये वाला? यस सर। है ना, नाइदर वन नॉट टू। ये 24 में एक क्वेश्चन और आया हुआ है। हर साल दो तीन क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, PQRS appeared in a test। चार लोग हैं वो टेस्ट में आए, हैज P scored more than Q। क्या P का स्कोर है वो Q से ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो आप स्टेटमेंट पढ़ो। द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड Q इक्वल्स टू P प्लस Q का जो सम है, सम ऑफ मार्क्स है P और Q का, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ मार्क्स ऑफ R प्लस S, R और S के नंबर के इक्वल है। और स्टेटमेंट 2 क्या है, द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S, P और S का जो मार्क्स है इज मोर देन, यानी कि ये बड़ा है किससे, द सम ऑफ मार्क्स Q प्लस R। ये दो कंडीशन हमें गिवन है। इससे हमें आगे के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना कि ये इसका क्या हाल होगा। तो इंडिविजुअली तो मैं करके देख सकता हूँ। इसमें से आप एक बार आर को, ये इक्वल साइन है तो इक्वल वाला साइन बहुत काम आता है। यहाँ से आप आर की वैल्यू इसमें रख दो एस की फॉर्म में। आर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, इधर आएगा तो पी प्लस क्यू प्लस का ये एस उस साइड में जाएगा तो माइनस का एस हो जाएगा। ये आर की वैल्यू इस समीकरण से आ गई, इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ। पी प्लस एस ग्रेटर देन क्यू, आर की जगह क्या रखूंगा, पी प्लस क्यू माइनस एस। ठीक है, पी दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, प्लस का है, एस माइनस का इधर आके प्लस का 2s हो जाएगा, क्यू क्यू 2q हो जाएंगे, तो एस इज ग्रेटर देन क्यू आ जाएगा। एक तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बार क्या करोगे, एस की वैल्यू रख के देख लो, पी क्यू किसी की भी रख के देख सकते हो, ये तो मैं बस थोड़ा सिंपल कर रहे हैं क्वेश्चन को। एस की क्या होगी, पी प्लस क्यू माइनस आर उस साइड में जाएगा, उसमें रखो पी प्लस क्यू माइनस आर, एस की वैल्यू रख दी मैंने, ग्रेटर देन क्यू प्लस आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2p, ये माइनस का रो साइड में प्लस का हो जाएगा, आर और 2r हो जाएंगे। पी आर से बड़ा है, एस ओ क्यू से बड़ा है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन मतलब पी है वो आर से बड़ा है, एस है वो क्यू से बड़ा है, इन दोनों का लोड उन दोनों के लोड से बड़ा है। अब बट यहाँ से पी और क्यू में क्या रिश्ता आएगा, मेरे पास ये दो कंडीशन तो आ गई, पी ग्रेटर देन आर, एस ग्रेटर देन क्यू, बट पी और क्यू के बारे में मेरे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, तो मैं पी और क्यू की वैल्यू, पी और क्यू में कोई संबंध नहीं निकाल सकता।
ठीक है, तो मैं तो सीधा आंसर क्या लिख दूंगा, S1 क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग बोथ स्टेटमेंट्स। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। क्यों होगा डी? क्योंकि मैंने सारी वैल्यू रख के देख ली। मैं पी और क्यू में पी और आर में रिलेशन निकाल सकता हूँ, एस और क्यू में निकाल सकता हूँ, बट मैं पी और क्यू में कोई रिलेशन नहीं निकाल पा रहा। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में यूज कर लिया, मेरे पास वेरिएबल 4 है, इक्वेशन 2 ही है, तो मैंने ये रिलेशन निकाल दिया। अगर एक कंडीशन और होती कोई तो मैं शायद पी और क्यू में भी आंसर निकाल देता। तो पी और क्यू में कोई रिलेशन नहीं निकाल पा रहा, इसलिए आंसर क्या होगा, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स। आपको अगर मान लो एग्जाम में ये सब नहीं करना आता, आप इस झंझट से बचना भी चाहते हो, तो वो सिंपल मैंने आपको बताया, आपको वैल्यू रख के देख लो भाई, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। अब रख लो 9, 10, 8, 11, 8, 12, कुछ भी रख लो, 8, 12, तो पी प्लस क्यू इक्वल होना चाहिए ना, 7 रख लो। ये मान लो पी की वैल्यू है, ये क्यू की है, ये आर की है, ये एस की है। तो पी प्लस क्यू क्या होगा, 19, आर प्लस एस क्या होगा, 19, पी प्लस एस क्या है, 9 और 12, 21, क्यू प्लस आर क्या है, 17। तो ये दोनों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बताओ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या, पी 9 है, क्यू 10 है, तो पी लेस देन क्यू, पी की वैल्यू 9 है, क्यू की 10 है, तो पी लेस देन क्यू है। तो ये तो आंसर क्या होगा, नो। और एक तो ये तो हो गया इसका अपोज करने वाला, इसके प्रो का भी लिख सकते हो आप, ज़्यादा ले लो पी की, और क्यू की उससे कम ले लो, पी क्यू ये ले लो। इक्वल करना है हमें तो 12, 23 बनाना है ना, 12, 11 एस ले लो, पी क्यू आर एस। अब की बार ये देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या, पी प्लस क्यू 23, ये भी 23, ये सेटिस्फाई होगी। ये देखो पी प्लस एस 24, और ये क्या है 22, तो ये भी सेटिस्फाई होगी। बट पी क्या है, क्यू से बड़ा है, ये 13 है, 10 है। तो इस केस में पी लेस देन क्यू है, लेस देन पी ग्रेटर देन क्यू है। यानी इन दो कंडीशन से तो मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता, या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बशर्ते कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है, उसके बावजूद भी कोई सर्टेन आंसर नहीं आ रहा है। आप एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो नंबर रख के, और अगर आपको ये कंसेप्ट मतलब ऐसे सॉल्व करना आता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मेरे पास पी आर में रिलेशन है, एस क्यू में रिलेशन है, पी क्यू और आर एस में है, बट पी और क्यू अलोन में कोई रिलेशन नहीं है मेरे पास। तो आपको आ गया ये समझ में क्वेश्चन? Yes. कभी ऐसे सिंपल तरीके से आते हो तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, अपने को अल्टीमेटली आंसर निकालना होता है। इस प्रोसेस से जाओगे तो भी क्वेश्चन हो जाता है, बट छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है अगर टाइम कम बचता है तो ऐसे ही ट्राई करना चाहिए। जो क्वेश्चन लेंदी है, जो क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं, जैसे ये वाला इजीली, ये वाला स्टेटमेंट इजी हो रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट से सही हो रहा था, तो हमने ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये देखते हैं 23 में यार, ये भी सेम क्वेश्चन है, ए प्लस बी मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। अब भाई अब इन्होंने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ए प्लस बी का मतलब ए और बी का जोड़ नहीं है, इसका मतलब है ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो छोटा है ना ही बराबर। इसका मतलब क्या है, ए बड़ा है बी से। समझ गए ये वाले लाइन, Yes. ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल। ए माइनस बी का क्या सेंस है यहाँ पे, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, यानी कि या तो छोटा है या फिर इक्वल है। ए गुणा बी का क्या मतलब है, ए इंटू बी का, ए इज नॉट स्मॉलर देन, नॉट स्मॉलर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू बी। और ए भाग बी का क्या मतलब, ए डिवीजन बी का, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, दिस मींस ए इज लेस देन बी। और ए प्लस माइनस बी का क्या सेंस होगा, ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, इसका मतलब ए इक्वल टू, नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर मतलब ना तो छोटा है ना बड़ा, इसका मतलब क्या इक्वल है। तो भाई ये थोड़ा इसने कॉम्प्लिकेटेड करके लैंग्वेज क्या बनाई है, ऐसी बनाई है आपकी बार। ये हर बार लैंग्वेज चेंज करता है, कभी कुछ लिखता है कभी कुछ, अल्टीमेटली ये आया अपने पास। इनका स्टेटमेंट ये 4 स्टेटमेंट है, 1, 2, 3, 4 मान लो, 4 छोटे स्टेटमेंट्स है।
क्या है पी क्रॉस आर? पी क्रॉस आर का मतलब पी ग्रेटर देन क्यू। पी क्रॉस क्यू का मतलब ये वाला है। पी माइनस टी का क्या मतलब है? पी लेस देन इक्वल्स टू टी। पी माइनस टी का क्या मतलब है? पी लेस देन इक्वल टू टी। टी भाग आर का क्या सेंस है? कॉमा है बीच में। टी भाग आर का मतलब है टी लेस देन आर। और आर प्लस माइनस एस का क्या मतलब? आर इक्वल टू। ये समझ में आया आपको? Yes. क्योंकि ये सिंबल का मीनिंग वो एग्जैक्ट सिंबल वो नहीं है जो मैथ में प्लस माइनस होता है, उसका ये मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ऐसे इसने बता रखे हैं। अब इसको एक साथ लिख के देखो। P ग्रेटर देन क्यू, P इज लेस देन T। P है वो Q से बड़ा है, P है वो T से छोटा है, T है वो R से छोटा है, R और S के इक्वल है। ये देखो R और S इक्वल है, R है वो T से बड़ा है, T है वो P से बड़ा और इक्वल है, और P है वो Q के बड़ा और इक्वल है। एक साथ लिख सकता हूँ वैसे चारों को। ये देखो R इक्वल टू S है, R इक्वल टू S है, ये R इक्वल टू S है। R ग्रेटर देन T है, R ग्रेटर देन T है। T ग्रेटर देन इक्वल टू P है, T ग्रेटर देन इक्वल टू P है। T ग्रेटर देन इक्वल टू Q है, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q है। लिख दिया? ये समझ में आया आपको? एक साथ लिखने वाला इन्हीं चारों को एक साथ लिख दिया मैंने, Yes. क्योंकि इसमें से ही ऑर्डर में गया। अब कंक्लूजन निकलते हैं दो। ये बोलते हैं Q प्लस माइनस टी। Q प्लस माइनस टी का क्या मतलब है? Q बराबर है, ये देखो प्लस माइनस का क्या मतलब है? बराबर। Q बराबर टी निकल के आता है क्या भाई अपना? ये बताओ आप। Q और टी यहाँ से देखो, यहाँ से ये है टी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। इसका मतलब क्या है? टी पी को अगर मैं हटा भी देता हूँ तो जब ये इसके इक्वल है तो मैं इसके इक्वल नहीं दावा नहीं कर सकता। तो मेरा ये बनता है यहाँ से कि इसने बोला है कि ये वाला, तो क्या सही है ये? टी पी से भी बड़ा है और पी क्यू से भी बड़ा है, इसका मतलब टी पी क्यू से भी बड़ा होगा ना। इक्वल वाली एक कंडीशन आ सकती है यहाँ पे कि टी पी के बराबर हो, पी क्यू के बराबर हो, तब होता है। तो इस केस में क्या होगा? टी क्यू से बड़ा है, टी पी से बड़ा है, पी क्यू से बड़ा है, तो टी क्यू से भी बड़ा है। तो क्या ये कंक्लूजन निकल के आता है? यहाँ से क्या निकल के आता है? आप इक्वल भी मान दोगे केस में, इक्वल वाला कंक्लूजन क्या है? मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो टी गुना क्यू है। मेरा ये थोड़ी बन के आता है टी गुना क्यू है, ये थोड़ी बन के आता है क्यू प्लस माइनस टी तो नहीं बनता, इसका तो कंक्लूजन वन तो गलत है। ये समझ में आया आपको? Yes. है ना? ये तो इसने इक्वल दे रखा है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। दूसरा एस प्लस क्यू, एस और क्यू का देखो क्या स्टेटमेंट है। एस आर की इक्वल है, आर टी से बड़ा है, टी पी से बड़ा है, पी क्यू से बड़ा है, तो एस क्या है? एस तो सबसे बड़ा है, तो एस तो क्यू से बड़ा होगा ही। एस तो यहाँ पे आ गया ना, एस तो इन सबसे बड़ा ही है, तो एस डेफिनेटली क्यू से बड़ा है। और इसका भी क्या मतलब है एस प्लस क्यू का? ये देखो एस क्यू से बड़ा है। भाई एस आर, एस है वो टी से भी बड़ा है और टी क्यू से बड़ा है, तो एस तो क्यू से भी बड़ा होगा ना, एस तो सबसे बड़ा है, टी से भी बड़ा है और टी क्यू से बड़ा है, तो एस तो टी से बड़ा ही होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। ये समझ में आया आपको? Yes. है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। ये भी वैसा ही है, आप करके देखना ये सारे क्वेश्चन कितने स्टेटमेंट का यूज करके आप ओल्डेस्ट पर्सन को निकाल पाते हो। ये भी वैसे क्वेश्चन 25 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से करोगे, यूज करोगे कुछ, मतलब ऐसे में स्टेटमेंट वाइज बढ़ता जाऊंगा तो क्वेश्चन हिंदी होता है। बट सिंपल ये 37 है और ये जो रेशियो गिवन है यहाँ से, ये मैंने क्वेश्चन करके देखा था। आप उससे करोगे तो क्वेश्चन जल्द सॉल्व होगा। तो आप करके देखना, अगर नहीं होता है तो हम जब अगली बार मिलेंगे तो हम करेंगे। ये भी हो गया, ये हो गया, ये करके वाला।
ये भी आप करके देखना, ये इजी क्वेश्चन है, ये हो चुका है, ये डन।